अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ एसएमई सेगमेंट में लेकर आती है तो आप ये मान के चलो दैट वो कंपनी उसका साइज बहुत छोटा होगा। वो कंपनी ज़्यादा कंप्लायंसेस अफोर्ड नहीं कर सकती। यही रीज़न होता है दैट जो ये एसएमई आईपीओज होते हैं इनको सेबी कवर नहीं करती। हालांकि अगर कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन डेवलप हो जाए लाइक ट्रैफिक शॉर्ट देन सेबी इंटरवीन करती है, अदरवाइज सेबी कभी भी एसएमई आईपीओज में इंटरवीन नहीं करती। जो ये एसएमई आईपीओज होते हैं ये एक्सचेंज लेवल पर मॉनिटर होते हैं। एंड ऐसे ही जो ये एसएमई आईपीओज होते हैं इनको ज़्यादातर जो एचएनआईज होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो एसएमई आईपीओज में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते, बट अगर वो करते हैं तो फिर गिनी चुनी कंपनीज में करते हैं। एंड यही रीजन होता है दैट जो ये एसएमई आईपीओज होते हैं एक किस्म से वो सेबी की स्क्रूटनी अवॉइड कर जाते हैं। जो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी भी स्क्रूटनी अवॉइड कर जाते हैं। बट अगर कोई बड़ी कंपनी, वो कंपनी जो अपना आईपीओ इजीली मेन बोर्ड सेगमेंट में लेकर आ सकती है, एंड अगर वो कंपनी अपना आईपीओ एसएमई सेगमेंट में लेकर आ रही है तो फिर आपको एक्सट्रीमली केयरफुल हो जाना चाहिए, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस दैट वो कंपनी कहीं ना कहीं एक ग्रेटर स्क्रूटनी अवॉइड कर रही हो। राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड ऐसी ही एक कंपनी है। अगर आप इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखोगे बहुत बढ़िया है, अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखोगे काफी अच्छे हैं, एंड ये कंपनी इजिली अपना आईपीओ मेन बोर्ड सेगमेंट में लेकर आ सकती है। बट ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एसएमई सेगमेंट में, तो फिर क्या इसका भी ये मतलब है दैट ये कंपनी एक ग्रेटर स्क्रूटनी अवॉइड करना चाहती है? देयर आर हाई चांसेस कि ऐसा हो सकता है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में, राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। 1971 से इस बिजनेस में है। ये कंपनी काफी पुरानी कंपनी है, एंड जो ये कंपनी पावर सेक्टर में ऑपरेट करती है। पावर सेक्टर में जो ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां होती हैं उनको ये कंपनी कंसल्टेंसी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। एंड ऐसे ही इस कंपनी ने एक दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करी हुई है। कंपनी का नाम है HKRP इनोवेशंस लिमिटेड। ये कंपनी काफी यूनिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर हम HKRP की सर्विसेज से रिलेटेड बात करें तो ये कंपनी स्मार्ट फीडर मैनेजमेंट सिस्टम्स, वर्चुअल फीडर सेग्रीगेशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर ऑयल वेल्स, सोलर एनर्जी डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जो ये मेन कंपनी है राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड, ये कंपनी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। HKRP इनोवेशंस लिमिटेड, ये कंपनी काफी यूनिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हालांकि ये दोनों ही कंपनियां पावर सेक्टर में ऑपरेट करती हैं। एंड जो ये कंपनी है इस कंपनी के दोनों तरह के क्लाइंट्स हैं। प्राइवेट सेक्टर के क्लाइंट्स हैं एंड गवर्नमेंट सेक्टर के भी क्लाइंट हैं। बट जो इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट सेक्टर से आती है। इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 55% वो गवर्नमेंट सेक्टर से आता है एंड अप्रोक्सीमेटली 45% वो प्राइवेट सेक्टर से आता है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट देखें तो वहां पर हमको काफी बड़े बड़े एंड काफी जबरदस्त ब्रांड नेम नजर आ जाएंगे। एंड जो ये कंपनी है ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के 2 ही स्टेट्स में ऑपरेट करती है, गुजरात एंड राजस्थान। बट जो गुजरात है वहां से इस कंपनी की मोर देन 95% रेवेन्यू आती है। तो हम बोल सकते हैं गुजरात बेस्ड कंपनी है एंड गुजरात में ही अपना बिजनेस करती है। एंड इस कंपनी की लेस देन 5% रेवेन्यू वो राजस्थान स्टेट से आती है। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये कंपनी है इस कंपनी का क्लीन एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी में भी थोड़ा सा एक्सपोजर है। तो बेसिकली जो ये कंपनी है एक गुजरात बेस्ड कंपनी है, पावर सेक्टर में ऑपरेट करती है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। दोनों तरह के क्लाइंट्स हैं। गवर्नमेंट कंपनियां भी इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं एंड प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। मैक्सिमम रेवेन्यू गवर्नमेंट सेक्टर से आती है। अगर हम इस कंपनी का एक बिजनेस प्रोफाइल देखते हैं तो वो काफी जबरदस्त है। एक काम करते हैं, अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं तो जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। जो ये कंपनी है इसका एसेट बेस ये मार्च 2022 में था 175 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 198 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। 2024 में 240 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। हालांकि सितंबर 2024 में ये 338 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एसेट बेस कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू भी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। मार्च 2022 में ये 149 करोड़ रुपीस की थी, अगले साल 211 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गई है। मार्च 2024 में ये 295 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड सितंबर 2024 तक 6 महीने में इस कंपनी की रेवेन्यू ने पिछले पूरे साल की रेवेन्यू को क्रॉस कर लिया है। ये 317 करोड़ रुपीस की है। प्रॉफिटेबल कंपनी है।
22 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 3 करोड़ रुपए का। अगले साल इस कंपनी का प्रॉफिट ये 6 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है, ऑलमोस्ट 7 करोड़ रुपए का हो गया है। मार्च 2024 में ये 26 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है एंड इस साल के 6 महीने में इस कंपनी का प्रॉफिट ये 27 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है। अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें तो मार्च 2022 में ये 6.66 करोड़ रुपीस का था, अगले साल ये 15 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में ये कंप्लीटली नेगेटिव हो गया, पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो गई है एंड ये अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ रुपीस का नेगेटिव है। बट सितंबर 2024 तक जबरदस्त रिकवरी आई है एंड ये 33 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की बोरोइंग देखें तो मार्च 2022 में ये 62 करोड़ रुपीस की थी, अगले साल ये कम होकर 60 करोड़ रुपीस से कम हो गई है। मार्च 2024 में ये फिर से बढ़ गई है, 77 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है एंड इस साल सितंबर 2024 तक इस कंपनी की बोरोइंग ये 80 करोड़ रुपीस के आसपास है। एंड अगर हम इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट देखें तो वो मार्च 2022 में थी 7.5 करोड़ रुपीस की, अगले साल 8.5 करोड़ रुपीस हो गई है। मार्च 2024 में ये 9.29 करोड़ रुपीस हो गई है एंड इस साल के 6 महीने में वो 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की है इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के एबिटा मार्जिन देखें तो करंट में ये 10.84% के हैं एंड पैट मार्जिन इस कंपनी के अप्रोक्सीमेटली 6.8% के हैं। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसका अच्छा खासा एसेट बेस है, अच्छा खासा रेवेन्यू बेस है, एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है, डेट कंट्रोलेबल पोजीशन में है। सो नाउ अगर हम इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल देखते हैं, जबरदस्त है, फाइनेंशियल्स देखते हैं, ठीक ठाक है। ये कंपनी अपना आईपीओ इजीली मेन बोर्ड सेगमेंट में लेकर आ सकती है, बट इस कंपनी ने ऐसा नहीं किया। ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एसएमई सेगमेंट में। इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। अगर हम इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखें, बेसिकली आईपीओ चार्ट देखें, तो ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 603.25 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर, 160.47 करोड़ रुपीस का आईपीओ साइज है, 93.47 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है, 320 रुपीज से 335 रुपीज का प्राइस बैंड है, 400 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,34,000 रुपीज की। 25 नवंबर को आईपीओ ओपन होगा, 27 नवंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 2 दिसंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी कैपिटल एक्सपेंशन के लिए, वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, जो ऑलमोस्ट सभी कंपनियां करती हैं। एंड अगर हम कैपिटल एक्सपेंशन की बात करें तो ये कंपनी कुछ कैपिटल इक्विपमेंट परचेज करेगी, ये कंपनी सोलर प्लांट डेवलप करेगी, ऐसे ही ये कंपनी इन हाउस टेक्निकल एक्सपर्टाइज को भी डेवलप करेगी। ये इस कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंशन में फंड यूज होने वाला है उसकी डिटेल है। हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लिया, कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लिए, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देख लिया। तो बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी है जो चाहती तो अपना आईपीओ इजीली मेन बोर्ड सेगमेंट में लेकर आ सकती थी, बट ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एसएमई सेगमेंट में एंड देयर आर हाई चांसेस दैट ये कंपनी इसके थ्रू एक ग्रेटर स्क्रूटनी अवॉइड कर रही होगी। बिकॉज अगर ये कंपनी अपना आईपीओ मेन बोर्ड सेगमेंट में लेकर आती एंड ये एक पावर सेक्टर की कंपनी है, तो आई एम प्रीटी श्योर इस कंपनी के आईपीओ में बहुत सारे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते एंड इस कंपनी के जो आईपीओ पेपर्स हैं उनकी काफी ग्रेटर स्क्रूटनी होगी एंड कहीं ना कहीं एसएमई आईपीओ लाकर ये कंपनी ये ग्रेटर स्क्रूटनी को अवॉइड कर रही है। ये इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव है। अब अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? कंपनी काफी अच्छी है, काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का, तो आप इसको एक किस्म से अवॉइड तो कर नहीं सकते। इस तरह की जो कंपनियां होती हैं आपको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट ट्रैक में इनको रखना चाहिए एंड इसका सबसे बेस्ट तरीका है आप इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करें एंड उसके बाद इस कंपनी को कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहें। एंड अगर कुछ टाइम तक इस कंपनी के बारे में कोई भी बैड न्यूज नहीं आई, कंपनी की रेवेन्यू बढ़ती रही, 2-3 क्वार्टर अगर इस कंपनी की रेवेन्यू बढ़ती है एंड कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, देन यू शुड कंसीडर कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। अदरवाइज आपको इस कंपनी से दूर रहना चाहिए। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करूंगा, बट हाँ ये मेरी वॉच लिस्ट में जरूर होगी। एंड यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा मेरे डिसीजन के बेसिस पर आप अपना डिसीजन बिल्कुल मत लें। अपना डिसीजन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें, थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद लें। बिकॉज अगर आप ऐसा करके अपना डिसीजन लोगे तो आपका डिसीजन वो गलत होगा, ऐसे होने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। एंड जो कैपिटल मार्केट में ज्यादातर इन्वेस्टर्स पैसे बनाते हैं वो इसी तरह की फिलॉसफी यूज करते हैं। वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जल्दबाजी नहीं करते, वो वेट करते हैं, अपना खुद का रिसर्च करते हैं एंड देन उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।